साथियों नमस्कार। जब डिजास्टर की बात आती है तो दिमाग में बहुत सारी घटनाएं याद आने लगती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि कई सारे मासूम लोग, अनभिज्ञ लोग, अनजान लोग अचानक से किसी आपदा की चपेट में आ गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या किया जाए तो इस तरह की घटनाएं होने पर कम से कम नुकसान हो, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं आपदा की अधिकतर प्राकृतिक होती हैं, कई बार मैन मेड भी या एंथ्रोपोजेनिक होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारे पास पॉलिसी है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, भारत के अंदर क्या व्यवस्था है, इन सब मुद्दों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास विल बी कंप्लीटली बाईलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात होगी। एंड यू विल हैव टू कीप रेडी फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर। बहुत ही सॉलिड कंटेंट है। किसी भी एग्जाम के अंदर यदि आप अपियर हो रहे हैं तो आप ये समझना कि इस क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। द कोर कंसर्न इज दैट कि आपको इस बात पर भरोसा करना होगा, और साथ में जो मैं जहां पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा उसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही डिजास्टर्स दृश्य आपके सामने है, देख सकते हैं आप। सबसे पहले मुद्दा ये उठता है कि सर व्हाट इज द डिजास्टर। क्लास को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है कि पूरी क्लास के दौरान मैं आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताता हूं, तो वो शुरू के 1 मिनट 2 मिनट से डिसाइड नहीं हो सकती हैं कि हमने क्या आगे पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। बहुत पेशेंसफुली आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली जो बात आती है कि सर व्हाट इज द डिजास्टर। जब हम आपदा की बात करते हैं तो एक आम व्यक्ति की तरह से हमारे मन में कभी बाढ़ का फिगर आता है, कभी भूकंप का आता है, कभी साइक्लोन का आता है। इस तरीके से हमारे मन में विचार आते हैं। बट जो ऑफिशियल डिफिनीशन, आधिकारिक परिभाषा है, वो आपको पता होनी चाहिए। और वो क्या है जरा देखिए। और ये आधिकारिक की बात जो मैं कर रहा हूं कहां से, आपको पता है कि भारत सरकार ने एनडीएमए एक्ट यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बनाया था। उस अधिनियम में जो आपदा की परिभाषा है, उस परिभाषा को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 100% ऑफिशियल है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि जो डिजास्टर है उसकी डिफिनीशन, आपदा की परिभाषा कहां पर दी गई है। तो आपदा की परिभाषा उस अधिनियम के चैप्टर 1 में, पहले चैप्टर के दूसरे सेक्शन के क्लॉज डी में दिया गया है। क्या कह रहा है भाई, पहले एक बार इंग्लिश में समझते फिर हिंदी में। कह रहा है कि डिजास्टर मींस अ कैटास्ट्रोफिक मिसहैप, कैलेमिटी और ग्रेव ऑकरेंस इन एनी एरिया, ध्यान दीजिएगा, इन एनी एरिया अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल यानी कि प्राकृतिक भी हो सकता है, और मैन मेड कॉजेज। मैन मेड कॉजेज को ही हम लोग साइंटिफिक टर्म में या इन्वायरमेंटल टर्म में या फिर जो आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल टर्म है, उसमें हम लोग नाम देते हैं एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मानव जनित, यानी कि आपदा जो हुई वो इंसान के क्रियाकलापों के कारण हुई। और बाई एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस which results in substantial loss of life or human suffering or damage to and destruction of property or damage to or degradation of environment and is of a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area। अब इस पूरी बात को समझना। बाढ़ आई, सपोज दैट, लेकिन किसी भी जगह पर कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। नदी में पानी बढ़ा और पानी फिर नदी के मेन कोर्स में आ गया, तो हम उसे डिजास्टर नहीं कहेंगे। लेकिन बाढ़ आई और पता चला कि बांध टूट गया, वाटर डैम टूट गया और कई गांव तबाह हो गए, कई सौ लोग मर गए, तो उसको हम डिजास्टर कहेंगे। ध्यान से समझना डेफिनेशन क्या कह रही है कि यहां पर डैमेज होना चाहिए, अब एरिया अफेक्टेड होना चाहिए जहां पर इंसान का नुकसान हो, पर्यावरण का नुकसान हो, या फिर इकोनॉमिकल हमारा लॉस हो रहा है। तो जितने भी टाइप के लॉस हो रहे हैं, जो सफरिंग हमारी है, वो सब यदि शामिल हो रही है या उनमें से कोई एक शामिल हो रहा है, और ये या तो प्राकृतिक है, या तो इंसान के कारण है, या तो बाई एक्सीडेंट है, तो ये आपदा की परिभाषा में शामिल है। अब आप कहेंगे क्या क्या सर, तो अभी समझाते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। टाइप ऑफ डिजास्टर क्या क्या हो सकता है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो डिजास्टर की डिफिनीशन है, आपदा की जो ऑफिशियल डिफिनीशन है, वो इस अधिनियम के पहले चैप्टर के सेक्शन 2D में दिया गया है। हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ है, आप आराम से इसको देखिएगा। जो बात आपको ना समझ में आए मुझसे पूछिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपदा समझ में आ गया। आपके सिलेबस में जो लिखा रहता है जनरली वो डिजास्टर मैनेजमेंट लिखा रहता है। तो अगला ही क्वेश्चन उठता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का कॉमन मतलब तो वही है कि जो आपदा आ गई उससे कैसे निपटना है, यही मैनेजमेंट है।
लेकिन जब हम बात करते हैं अधिनियम की बात करते हैं, एक्ट की बात करते हैं, तो एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन है वो 2E में दी गई है। यानी कि चैप्टर 1 के ही सेक्शन 2E में कह रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या मतलब होगा। जरा देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स अ कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, coordinating and implementing measures which are necessarily or expedient for किसके किसके लिए, जरा देखिएगा, एक एक पॉइंट समझाते हैं आपको। कहा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन का क्या मतलब हो गया कि समन्वय करने और ऐसे उपाय लागू करने के लिए एक निरंतर और एकीकृत प्रक्रिया। एकीकृत का मतलब क्या है कि हम शुरू से लेकर के लास्ट तक सारे प्रोसेस को आपस में जोड़ करके रखेंगे और इसको कंटिन्यूअस रखेंगे। किन किन चीजों को शामिल करेंगे, देखिए सबसे पहले कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ डेंजर और थ्रेट फ्रॉम एनी डिजास्टर। यानी कि यदि आपको लग रहा है कि सर साइक्लोन तूफान आने वाला है तो उसके लिए बचाव कार्य, यानी कि किसी भी आपदा के खतरे या जोखिम को कम करना, तो आप पहले से एरिया को खाली करा देंगे। बाढ़ आने का साइन मिल रहा है, नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है, तो पहले से हम पहले से उस एरिया को क्या करेंगे, इवैक्यूएट करेंगे। जहां तक हो सकता है हम क्या करेंगे, उस खतरे के जोखिम को कम करेंगे। ये हमारा पहला स्टेज है। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, 4 अलग अलग टर्म उठा करके अरेंज करने के दे देंगे कि जरा इनको डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रक्रिया में ABCD क्रम में अरेंज करिए कि पहले क्या करना, बाद में क्या करना। तो पहले क्या करना, सबसे पहले किसी आपदा के खतरे या जोखिम को कम करना है, रोकना है। फिर कह रहे हैं कि किसी आपदा के जोखिम या उसकी गंभीरता या परिणामों को कम करना, राइट, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा कह रहे हैं कि क्षमता निर्माण करना। एक पता चल रहा है कि कहीं पर आग लगी है, बहुत ज्यादा, बहुत भीषण आग है और वो आग आपदा के रूप में कन्वर्ट हो गई, तो आपके पास स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग आपकी होनी चाहिए, तब तो आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। यदि उसको कंट्रोल करने के लिए कैपेसिटी नहीं है तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट में तीसरा जो स्टेज है वो कैपेसिटी बिल्डिंग का है। इसके बाद कह रहे हैं कि प्रिपेयर्डनेस टू डील विथ एनी डिजास्टर, यानी किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने की तैयारी करके रखनी चाहिए। मॉक ड्रिल करना चाहिए। पता चल रहा है कि फोर्सेस हैं या फिर जो जिनकी ट्रेनिंग दी गई है उनको अप्लाई ही करने नहीं आ रहा है, तो उस पर आपको क्या करना चाहिए, पूरा अपनी तैयारी रखनी चाहिए। फिर क्या करना चाहिए आपदा प्रबंधन में, अगला स्टेप क्या है, किसी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा पर तुरंत प्रतिक्रिया होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, किसी आपदा के प्रभावों की गंभीरता या व्यापकता का आकलन, एस्टिमेशन करना चाहिए कि कितना नुकसान हमारा हुआ है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, बचाव और राहत कार्य, और उसके बाद उनको रिहेबिलिएट करना। फॉर एग्जांपल जैसे गुजरात में भूकंप आया, लोगों के घर टूट गए, तो आप क्या करेंगे, जो लोग जिंदा बच गए उनको सही स्थान पर पहुंचाएंगे और दोबारा उनको हम रिहेबिलिएट करेंगे सही जगह पर। तो ये प्रॉपर मैनेजमेंट का सिस्टम होता है। चाहे फॉरेस्ट फायर का केस आप ले लीजिए, अर्थक्वेक का केस ले लीजिए, सुनामी का केस ले लीजिए, आप साइक्लोन का केस ले लीजिए, जैसे भी होगा आप कल्पना करके सोचिए, है ना। तो यही प्रक्रिया शामिल होगी। तो आप देखें चैप्टर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 का D और सेक्शन 2 का E, डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, क्या प्लान होगा, प्लान को समझिएगा। डिजास्टर प्लान क्या आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले हमने कहा रिस्क असेसमेंट, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, क्राइसिस मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, रिस्क मिटिगेशन आना चाहिए, रिस्क मिटिगेशन आना चाहिए आपको, डिजास्टर रिस्पॉन्स करना है आपको, इसके बाद बिजनेस कंटिन्यूटी करनी होगी, इमरजेंसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा, और जो डिजास्टर से लॉस हुआ है उसकी रिकवरी कैसे होगी वो आपको करना होगा। तो ये जनरल डिजास्टर प्लान होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके दिमाग में प्लान धीरे धीरे सेट होगा। यू आर नॉट गोइंग टू सर्व द नेशन स्पेशली इन द डिजास्टर फोर्सेस, यू आर गोइंग टू अपीयर इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ना। तो आपको एक जनरलाइज्ड आइडिया होना चाहिए कि देश में डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होता है। कई बार हमने देखा है कि थोड़ा सा भी मजा आया तो लोग लगते हैं इन डेप्थ जाने। बहुत इन डेप्थ आपको नहीं जाना है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने दिमाग को ट्रेंड करना है कि क्या देश में एक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब डिजास्टर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हमारे साथियों, तो डिजास्टर्स मेनली 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ह्यूमन डिजास्टर्स होता है पहला या दूसरा कह सकते हैं, और दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो नेचुरल होता है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ह्यूमन या एंथ्रोपोजेनिक क्या क्या हो सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप जानते हैं,
सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का, और ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो नेगेटिव एडवर्स देखने को मिल रहा है वो बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण है। जंगलों को हम ही काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। इसके अलावा जो स्पीडी और अनकंट्रोल्ड अर्बन प्लानिंग है, सबको शहर में घर बनाना है, शहर में जमीन है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जंगलों को काट करके लोग अपना घर बना रहे हैं। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट का रिस्क, डिजास्टर का रिस्क क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। साथ में जो झीलें सूखती जा रही हैं उससे वाटर क्राइसिस क्रिएट हो रही है और वो डिजास्टर का रूप धारण कर रही है। ये इन्वायरमेंटल कंसर्न है जो एंथ्रोपोजेनिक है, जो इंसान के कारण उत्पन्न हो रहा है। तकनीकी लेवल पर देखें, कहते हैं हर चीज के दो पहलू होते हैं। कई बार हम बनाते हैं किसी केमिकल को अच्छाई के लिए, लेकिन उसका बुरा प्रभाव कभी कभी हो जाता है समाज के ऊपर। तो जो केमिकल्स हैं, यानी कि इन द केमिस्ट्री इंडस्ट्री, कई बार केमिकल्स का रिसाव हो जाना, गैस का लीक कर जाना, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है जो एंथ्रोपोजेनिक गलतियों से हो जाती है और उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। इन द सेम मैनर न्यूक्लियर से हम एनर्जी बना करके हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कई बार न्यूक्लियर डिजास्टर भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान करता है। मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। ऑयल स्पिल, समंदर में इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट हो रहा है तेल का, कई बार तेल लीक करके समंदर में फैल जाता है और वो कारण बन जाता है हमारे डिजास्टर का। दो बड़े एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर डिजास्टर की तो दुनिया का ध्यान इस तरफ चला जाता है। 26 अप्रैल 1986 यूक्रेन के प्रिप्याट के पास चेरनोबिल शहर में जो घटना होती है, ये चेरनोबिल शहर की घटना रात को सो रहे लोगों को मौत में तब्दील कर देती है। बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर थे उनका कूलेंट ठीक से काम नहीं किया, ठंडा होने की जगह पर जो एनर्जी थी वो आउटबर्स्ट हो गई और पूरा शहर जल करके राख हो गया। तो ये एक न्यूक्लियर डिजास्टर दुनिया में बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड का था और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसकी डेट, इसका शहर याद रखना, और किस टाइप का डिजास्टर था, न्यूक्लियर डिजास्टर था। ठीक इसी प्रकार से आपको याद होगा मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया, ये कंपनी, इस कंपनी में दिसंबर के महीने में 1984 में गैस लीक करता है और हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। तो इस प्रकार से जब इस तरह की घटनाएं होती हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण, तो हम इनको मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर कहते हैं। जब हम बात करते हैं साथियों आगे कि नेचुरल डिजास्टर क्या क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको समझाता हूं। नेचुरल डिजास्टर में इसको हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर, यानी कि जो मेट्रोलॉजी के कारण हो रहे हैं, इस पर बात करते हैं। टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून, ये सब क्या है? ये सब एक तरीके के चक्रवात के प्रकार हैं, जो महासागरों में उठने वाले अलग अलग प्रकार के चक्रवात हैं, लेकिन जब ये आते हैं तो आपको पता है कि भारी तबाही मचाते हैं, राइट। ब्लिजार्ड क्या है? यह भी एक टाइप की हवा ही है, लेकिन इसमें ठंडी हवाएं बहुत ज्यादा होती हैं, बर्फीली हवाएं होती हैं, और ये आती हैं तो बहुत बड़ा लॉस लेकर के आती है साइबेरियन रीजन में। सूखा पड़ जाता है, आपको पता होगा सूखा पड़ता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है। आजकल तो आपके पास थोड़ा बहुत ऑप्शन है। आपको याद होगा कि इसी सूखे के कारण एक जमाने में अकाल पड़ा करता था, क्योंकि सूखा पड़ गया, अब बारिश नहीं हुई बिल्कुल भी, तो फूड ग्रेन्स हमारे घरों में नहीं है, और ऐसी स्थिति में लोग अनाज के बिना मर गए, और ऐसी संख्या 10-10 लाख, 15-15 लाख लोगों की होती है। तो एक अब ब्रिटिश हुकूमत को याद करिए, सूखे के बाद जब रेवेन्यू टैक्स मांगा जाता था तो किसान आंदोलन पर उतर जाते थे, क्योंकि उन्हें पता रहता था कि हम खाने के बिना मर रहे हैं, ऐसे में टैक्स कहाँ से दें। बहुत विपरीत परिस्थिति होती है, लोगों के पास रोटी की दिक्कत हो जाती है सूखे के कारण। थंडर स्टॉर्म कई बार आपने देखा होगा, बिजली कड़कती है, खेत में काम कर रहे लोग, इधर उधर के लोग, अचानक से क्या होता है, बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं पूरा का पूरा। इसके अलावा कई सारी बिल्डिंग पर बिजली गिर जाती है, कई सारे और जगहों पर, तो इससे भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। हीट वेव आजकल बहुत चर्चा में है। गर्मियों के मौसम में आप देखते होंगे, चाहे डेक्कन का एरिया हो, हमारा दक्कन प्लेटू का, मध्य प्रदेश का एरिया हो, इवन उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर हीट वेव बहुत ज्यादा, जैसे बांदा यूपी में। हीट वेव का मतलब गर्म हवाएं इतनी ज्यादा हैं कि पता चल रहा है कि लोग मर जा रहे हैं उसकी वजह से। तो यह भी एक टाइप का डिजास्टर है। ये सारा कुछ किस पर डिपेंड है? मेट्रोलॉजी पर। तो इसे हम मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर की कैटेगरी में बांट देते हैं। इसके बाद हम हाइड्रोलॉजिकल की बात करते हैं। बेसिकली जो हाइड्रोलॉजिकल है, हाइड्रोलॉजिकल में सबसे पहले देखते हैं क्या,
जो फ्लैश फ्लड है, बादल फटने से अक्सर आपने देखा होगा उत्तराखंड में, हिमाचल में, लद्दाख में ये समस्याएं बड़ी कॉमन हैं कि बादल फटने से बड़ा बड़ा बाढ़ आता है अचानक से, और गांव के गांव, शहर के शहर, होटल के होटल बह जाते हैं। तो एक तो फ्लैश फ्लड हो गया, इसके अलावा स्टॉर्म सर्ज हो गया, फ्लड जो नॉर्मल नदियों का बाढ़ है, सुनामी। इसके अलावा हमने कहा कि जो लिम्निक इरप्शन है, लिम्निक इरप्शन क्या होता है, कई बार देखेंगे झीलों के नीचे, जो झील है पानी के, उनके नीचे गैस है और पता चला कि वो गैस कई हजार वर्षों से दबी हुई है, अचानक से उस गैस का आउट बर्स्ट हुआ और झील के पूरे पानी को पार करते हुए गैस बाहर आई, और वो गैस आसपास के क्षेत्रों में फैली, साथ में इतनी एनर्जी थी कि वो पानी भी फैला उसी इंटेंसिटी के साथ और आसपास के एरिया में बहुत भयंकर तबाही हुई। दिस इज कॉल्ड लिम्निक इरप्शन। ये हाइड्रोलॉजिकल प्रेशर के कारण हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जो जियोलॉजिकल डिजास्टर है। जियोलॉजिकल का मतलब जो धरती के नीचे प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट के कारण जो डिजास्टर्स आ रहे हैं, इसमें सबसे कॉमन क्या है, अर्थक्वेक। देखा होगा आप लोगों ने, हिलने लगता है। सुनामी को आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, आप कहीं सा सुनामी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सुनामी हाइड्रोलॉजिकल कारण से भी आ सकती है, जियोलॉजिकल कारण से भी आ सकती है, ठीक है। लैंडस्लाइड बहुत कॉमन है, पूरा पहाड़ का पहाड़ क्या होता है, नीचे की तरफ घिसक जाता है, दरक जाता है और बहुत भारी संख्या में शहर का शहर तबाह कर देता है। सिंक होल कई बार बन जाते हैं और सिंक होल में कई सारी चीजें नीचे डूब जाती हैं, नीचे प्लेट खिसकने के कारण। साथ में वोल्केनिक इरप्शन एक बहुत कॉमन डिजास्टर है। तो इसमें से बहुत सारे डिजास्टर्स को आपने महसूस किया होगा, जो आपको नए लग रहे हैं उनको आप अपने दिमाग में विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। जियोलॉजिकल हो गया, हाइड्रोलॉजिकल हो गया, मेट्रोलॉजिकल हो गया। बायोलॉजिकल डिजास्टर की बात करते हैं। बायोलॉजिकल डिजास्टर आपसे अछूता नहीं है। एक जमाने में प्लेग बहुत कॉमन था, एक एक बार प्लेग आता था तो 10-10, 15-15 लाख लोग मरते थे। इवन कि जिसे आप चिकन पॉक्स कहते हैं, वो भी डिजास्टरस हो जाता था, क्योंकि पूरा का गांव बीमार है, भारी संख्या में लोग मर रहे हैं, कई सारे क्लस्टर्स गांव बीमारी में डूबे हुए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल डिजास्टर। इसमें जो सबसे कॉमन था प्लेग था। एपिडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक मेरे साथियों, इन दोनों की हिंदी आप देखेंगे ना तो महामारी ही होती है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। एपिडेमिक ना किसी स्पेशलाइज्ड एरिया में अचानक से महामारी फैलती है और बहुत जल्दी अपना प्रभाव बढ़ा देती है, काफी संख्या में नुकसान होता है। लेकिन पैंडेमिक जो होता है ये बहुत बड़े स्तर पर होता है, जैसे विश्वव्यापी स्तर पर कई सारे देशों में 40, 50, 60 देशों में एक साथ फैला हुआ। फॉर एग्जाम्पल कोविड जो था, कोविड को हम एपिडेमिक नहीं कहेंगे, कोविड पैंडेमिक हमने कहा, क्योंकि कोविड देखते देखते दुनिया के कई देशों में फैल गया। और इसके साथ साथ जो इन्फेस्टेशन है, मतलब संक्रमण है कि कोई बीमारी, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस आया और धीरे 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 वो फैल रहा है एक कंटिन्यूअस चेन के रूप में, इसको भी हम बायोलॉजिकल डिजास्टर के रूप में रखेंगे। तो मैं आशा कर रहा हूं कि नेचुरल डिजास्टर की क्लासिफिकेशन पर आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि कई सारी किताबों में, कई सारे नोट्स में, इवन कई सारे टीचर्स जब डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाते हैं तो अब वो यहीं पर क्या करेंगे, टॉर्नेडो, टाइफून, हरिकेन, ब्लिजार्ड ये पढ़ाना शुरू कर देंगे। नहीं, और आपको भी समझना चाहिए कि आपको अपना टाइम नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, दीज आर द कोर बेसिक टॉपिक ऑफ द ज्योग्राफी। आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास में टाइफून की डिफिनीशन नहीं पढ़नी भाई, समझ रहे हैं। तो इसलिए लेक्चर को बहुत स्ट्रेच नहीं करना है, फोकस कहाँ रखना है, डिजास्टर मैनेजमेंट पर। बाकी इसमें से भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, इसमें से आप क्या नहीं जानते हैं वो बताइए मुझे, और जो नहीं जानते वो ज्योग्राफी की क्लास में पढ़िए। समझ रहे हैं मेरी बात को, आगे बढ़ते हैं। डिजास्टर क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, टाइप ऑफ डिजास्टर क्या है वो बता दिया। और इसी में नेचुरल में ही हम फॉरेस्ट फायर को भी शामिल कर सकते हैं, फायर को भी शामिल कर सकते हैं, हीट वेव आपने देख ही लिया, सब कुछ इसमें शामिल है, ठीक है। जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के आसपास घूमता है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मान के चलो कि लगभग इसी टॉपिक से बनते हैं। तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि जो एनडीएमए है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का। कई बार एक्ट नंबर पूछ लेते हैं, तो एक्ट नंबर 53 ऑफ 2005, लेकिन अभी तक संभावना नहीं है कि एक्ट नंबर पूछे, क्योंकि ज्यादा फैक्ट रहता है। हाँ, अगला जो क्वेश्चन बनता है बहुत कॉमन है कि इस पूरे अधिनियम में कुल कितने चैप्टर हैं। तो कुल 11 चैप्टर हैं। 11 चैप्टर्स के अंदर टोटल जो सेक्शंस हैं वो 79 है। दिस इज द इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितने धाराएं हैं, कुल 79 धाराएं हैं और कुल 11 चैप्टर हैं। एक नजर में देखते हैं पहले कि क्या कह रहे हैं वो 11 चैप्टर और 79 धाराएं, किस किस चैप्टर में कितना क्लासिफाइड हैं।
दूसरा पॉइंट याद रखना कि इनेक्टमेंट जो हुआ था इस अधिनियम का वो हुआ था 23 दिसंबर 2005 को, 23 दिसंबर 2005, और जो यह लागू हुआ था वह 28 जुलाई 2006। तो ये दोनों डेट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाएगा, तो फिर आप वहां पर याद रखना और कंफ्यूज मत होना। लागू हुआ है 28 जुलाई 2006 को और इनेक्ट हुआ है 23 दिसंबर 2005 को। ठीक है, हमने कहा कुल 11 चैप्टर है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, इसमें 2 सेक्शन टोटल हैं, 1 एवं 2। चैप्टर 2 बात करता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, सेक्शन 3 से लेकर के 8 तक। अब यहाँ पर देखिए, यदि आपको केवल यही वाला पेज पूरा याद रहे और आपसे सवाल पूछा जाए कि एनडीएमए को किस अधिनियम, किस धारा के अंतर्गत गठित किया गया है, तो आप देखेंगे जब 3 से 8 तक है और विकल्प मान लो उसमें दिया जाए 1 दिया जाए, 2 दिया जाए, 14 दिया जाए, 25 दिया जाए, या एक उसमें 3 डाला जाए, तो आपको समझ में आएगा कि सर यहाँ पर 3 से 8 ही जो है वो किसको डील करता है, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। एनडीएमए को डील कौन करता है, धारा 3 से 8। तो 3 से 8 का ही कोई सेक्शन होगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इस प्रकार से आप सबके लिए अपना एक ओवरव्यू तैयार रखें। ठीक है, चैप्टर 3 में एसडीएमए की बात कर रहा है 14 से 24। चैप्टर 4 में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात कर रहा है 25 से 41। चैप्टर 5 में मेजर्स टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सेक्शन 25 से लेकर 39 तक। 6 में कह रहा है लोकल अथॉरिटी की बात करेंगे, सेक्शन 40। चैप्टर 7 जो है यहाँ से ये कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सेक्शन 41 से 43। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 क्या कह रहा है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ, अगेन बहुत महत्वपूर्ण है, इसका सेक्शन याद रखना। चैप्टर 9 कह रहा है फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट। चैप्टर 10 कह रहा है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, और 11 कह रहा है मिसलेनियस। तो जहां जहां मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किया है वो सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एनडीएम में, एसडीएम में, एनडीआरएफ, और जो इनका इंस्टीट्यूट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का। ये इतनी चीज इस पर ध्यान में आपको रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वही बात है हिंदी में, दोबारा कोई मतलब नहीं है, हिंदी वाला आप देखिएगा आराम से। अब जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं और जो उनमें जहां से क्वेश्चन बन सकता है, तभी तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैंने क्या कहा, आपको बस उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम में आना है, तो सभी नहीं पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उनको देखिए। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 किससे संबंधित है भाई, चैप्टर 2 के अंदर जब हम बात करते हैं तो जो सेक्शन 3 है, ये 3 क्या है, सेक्शन है, धारा है। ये कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनडीएमए अथॉरिटी, यानी आपसे कोई सवाल पूछता है कि एनडीएमए की स्थापना किस सेक्शन के अंतर्गत हुई है, तो धारा 3 और इधर क्लॉज 1 ये वाला है ना, तो सेक्शन 3(1) इसमें आपने स्टैब्लिश किया है एनडीएमए को। एनडीएमए को आपने यहां पर स्टैब्लिश किया है। अब इसमें क्या कह रहा है ये देखिए जरा, ऑफिशियल है बिल्कुल, भाषा जो है वो लीगल है क्योंकि सरकार के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कंटेंट लिया जाता है। कहा जा रहा है कि विथ इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट इन दिस बिहाफ देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एन अथॉरिटी टू बी नोन एज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यानी कि एक्ट बन गया। अब इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार को अथॉरिटी दी गई कि वह जिस तिथि को चाहे उस तिथि को एनडीएमए का गठन कर सकती है, एक गैजेट देकर के, भारत सरकार का एक पत्र जारी करके। जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए की बात की जाएगी तो आपको ध्यान में 2 बातें रखनी होंगी। सबसे पहली बात यह रखनी होगी कि इस पर हमने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आ रही है अथॉरिटी का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट आप कहें तो आपको पता है कि यूनियन गवर्नमेंट का जो हेड है इंडिया में, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो पीएम है, तो बहुत कॉमन सेंस है। लेकिन यहाँ पर जब हम मिनिस्ट्री की बात करेंगे, कंसर्न मिनिस्ट्री की बात करेंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अधीन ये पूरा का पूरा काम करेगा। लेकिन ये आगे आप पढ़ेंगे कि इसका जो चेयरपर्सन होगा वो पीएम होगा। कौन होगा भाई, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, चेयरपर्सन पीएम होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे सेक्शन 3(1) के अंदर एनडीएमए का गठन कर देगी। ठीक है, एनडीएमए हो गया। यहां पर देखिएगा जो धारा 3 है इसका सब सेक्शन 1, इसी के सब सेक्शन 2 में कहा जा रहा है कि द नेशनल अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन एंड सच नंबर ऑफ अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग द 9। यहां पर क्वेश्चन बनेगा नॉट एक्सीडिंग द 9। यहां पर ये जो क्वेश्चन बनेगा
कि भाई एक चेयरपर्सन तो होंगे ही, लेकिन एनडीएमए में अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं, कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 9 हो सकते हैं। एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड अनलेस द रूल्स अदरवाइज प्रोवाइड द नेशनल अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, क्या क्या भाई, क्या क्या इसमें कंसिस्ट करेगा। सबसे पहला देखिएगा, ए महत्वपूर्ण बात कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल अथॉरिटी, यानी कि एनडीएमए के अंदर जो नेशनल अथॉरिटी है उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा, भारत का प्रधानमंत्री होगा। अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग देन 9, ध्यान दीजिएगा, अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग देन 9 एक्स चेयरपर्सन, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन नहीं बता रहा है ना, कह रहा टू बी नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल अथॉरिटी। इसका मतलब है कि इन 9 सदस्यों को नॉमिनेट कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे, नॉमिनेटेड बाय पीएम। ये पॉइंट समझने वाला था, कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि राष्ट्रपति करेंगे, नहीं, कौन करेंगे, पीएम करेंगे, क्योंकि यहां पर साफ साफ एक्ट के अंतर्गत लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 2 से जो संबंधित बातें थी महत्वपूर्ण, उसमें क्या क्या हमने कहा, एनडीएमए का गठन, एनडीएमए का चेयरपर्सन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन मेंबर। साथ में एक बात और बताते हैं आपको, कई बार लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो टर्म टेनियर जिसे आप लोग कहते हैं वो फिक्स नहीं है, वो प्रधानमंत्री के ऊपर है कि कितने टर्म के लिए अपॉइंट कर रहे हैं मेंबर्स को, ठीक है। कंडीशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मंत्रालय डिसाइड करेगा, ठीक है। अब चैप्टर 3 की तरफ चलिए, चैप्टर 3 की तरफ ये पॉइंट पहला है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, सेक्शन 14, सेक्शन 14, सेक्शन 14 क्या कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसडीएमए। तो सेक्शन 14(1) के अंतर्गत हमने कहा कि एसडीएमए का गठन किया गया। अच्छा, जब कोई आपसे पूछे कि एनडीएमए कैसी बॉडी है तो आप बताओ, इसको विधि के तहत बना रहे हो ना, तो विधि के तहत बना रहे हो तो ये सांविधिक निकाय होगा, स्टैट्यूटरी बॉडी होगा। एसडीएमए भी कैसी बॉडी होगी, स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, ठीक है। एवरी स्टेट गवर्नमेंट shall as soon as may be after issue the notification subsection 1 of section 3, बताया ना, by notification in the official gazette establish a state disaster management authority, यानी कि एसडीएमए के गठन का अधिकार किसको है, उस राज्य की सरकार को है, जितना जल्दी हो सकता है उसे अपना गठन करना चाहिए एसडीएमए का, ठीक है। कौन सी धारा में, इस अधिनियम की धारा 14(1) के तहत। 14 जो सेक्शन 14(2) है, कहा जा रहा है कि अ स्टेट अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ सच मेंबर्स, पहले बताया था एनडीएमए का चेयरपर्सन कौन होगा, पीएम होगा, एसडीएमए का सीएम होगा, डीडीएमए का डीएम होगा, याद रखेंगे। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, कौन होगा, लेकिन एक यहाँ पर एक छोटा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा, उस चेंज को समझाता हूं। कह रहा है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हु शैल बी चेयरपर्सन, यानी कि ये चेयरपर्सन होगा एक्स ऑफिशियो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो कहा जा रहा है कि अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 8, ये अंतर समझिएगा, वहां पर कितना था, 9 था, यहां पर कितना था, 8 है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो प्यारे अभ्यर्थी हैं, आप लोग दिमाग में सेट कर लेते हैं कि एनडीएमए में 9 है तो एसडीएमए में भी 9 ही होगा, टेक्निकलिटी है, एसडीएमए में 9 है, हाँ एनडीएमए में 9 है, यहाँ पर कह रहा है नॉट एक्सीडिंग देन 8, 8 से अधिक नहीं होने चाहिए, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल मैंने कहा था क्लास की शुरुआत में कि जहां जहां मैं बोलूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखना, वहां पर परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, ठीक है। बाकी वही बात जो वहां पर कही गई थी। तो 2 और 3 से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है आपने देखा। चैप्टर 4 अध्याय 4 से आपको सेक्शन जो है वो 25 मिल रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डीडीएमए की बात करता है, लोकल लेवल पर जब हम बात करते हैं, तो 25A में कहा गया है कि डीडीएमए बनाएंगे 25A में, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 25(1) में कह रहा है कि डीडीएमए बनाएंगे, ठीक है। ये एवरी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ऐसा करें, ठीक है। और फिर हमने कहा कि द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड सच मेंबर ऑफ अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 7। अब यहां पर देखिए ये वाला पॉइंट कितना हो गया, नेशनल लेवल पर एनडीएमए में 9, एसडीएमए में 8 और यहां पर डीडीएमए में 7। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन तीनों में से कोई एक पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है भाई। आप लोग क्या करना, जब ये पूरा वीडियो आप देख लें तो लास्ट में ना एक समराइज्ड समरी बनाओ, एक पेज पर शॉर्ट नोट्स बनाओ,
कि एनडीएम में मेंबर कितने, सेक्शन कौन, एसडीएम में मेंबर कितने, सेक्शन कौन, और एसडीएम में मेंबर कितने, सेक्शन कौन, डीडीएम में मेंबर कितने, सेक्शन कौन। अब आप कहोगे सर ये आप भी बना दीजिए। नहीं, नौकरी आपको करनी है कि हमें करनी है, सैलरी आपको चाहिए, सिग्नेचर आप करेंगे, तो कुछ काम आप करिए। जब आप ये काम करेंगे तब आपको चीजें याद हो जाएंगी पूरी की पूरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 2 बार 3 बार इसको लिखिए और यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको सीधे सीधे। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, इट शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग नेमली, किसको 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 शामिल किया जा रहा है। सबसे पहले तो कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको आप डीएम या डीसी कहते हैं, है ना। कुछ राज्यों में डीएम कहता है, डीसी कहता है, और डिप्यूटी कमिश्नर, है ना, एज द केस में बी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हु शैल बी चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो, यानी कि डीसी डीएम जो भी होगा वो क्या होगा, चेयरपर्सन होगा। और कौन इसमें शामिल हो सकता है, कहा जा रहा है कि द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल अथॉरिटी हु शैल बी द को चेयरपर्सन, यानी कि जो इलेक्टेड अथॉरिटी है ये को चेयरपर्सन होगा एक्स ऑफिशियो इसका। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। वहां पर को चेयरपर्सन वाली बात नहीं थी, एक बात थी वाइस चेयरपर्सन वाली बात थी, अभी बताऊंगा आपको। एनडीएमए में वाइस चेयरपर्सन हो सकता है, जो चेयरपर्सन के ना रहने पर मीटिंग होल्ड कर सकता है। मीटिंग कब होगी इसका भी कोई निश्चित समय नहीं है, याद रखिएगा। मीटिंग जब उनकी इच्छा होगी तब होगी। लेकिन यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री जी नहीं, तो प्रधानमंत्री जी ने किसी को अपॉइंट कर दिया कि आपको एनडीएमए की मीटिंग लेनी है, तो वो वाइस चेयरपर्सन कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिले स्तर पर हमने कहा कि को चेयरपर्सन है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इन द ट्राइबल एरियाज एज रेफर टू इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो छठवां जो अनुसूची है वो ट्राइबल एरिया की बात करता है। द चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट शैल बी को चेयरपर्सन, ठीक है। तो वो 6th शेड्यूल पर ये लागू होगा, बाकी नॉर्मल तो है, अलग है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एक्स ऑफिशियो, ये पहले बता दिया हमने कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। और क्या कह रहा है कि द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, ये इसमें शामिल होगा। द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये शामिल होगा। एंड नॉट एक्सीडिंग टू अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान देना, कह रहा है कि यहाँ पर लास्ट जो पॉइंट है समझने वाला है कि सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले जिला स्तर के 2 से ज्यादा अन्य अधिकारी नहीं शामिल होंगे, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, ठीक है। इन सबको शामिल करने की क्या जरूरत थी, कॉमन सेंस से जरा कल्पना करिए। कोई आपदा आएगी तो सबसे पहले आप फोन किसको करेंगे, पुलिस को। तो पुलिस का एक अधिकारी इसमें शामिल होना चाहिए लोकल लेवल पर, क्योंकि लोकल लेवल पर जब आप जाते हैं, मैनेजमेंट की प्लानिंग तो चलो हम हायर लेवल से कर रहे हैं, लेकिन लोकल लेवल पर आप फोन किसको करते हैं सबसे पहले, भाई कोई भी आग लगी सबसे पहले किसको फोन करोगे, पुलिस को। तो ये शामिल होना चाहिए। आग लगी है तो क्या वहां पर ट्रेजेडी कितनी हुई है, नुकसान कितना हुआ, उसमें मेडिकल सपोर्ट चाहिए तो हमें मेडिकल ऑफिसर भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से पूरा एक सिस्टम बनाया गया कि हम किसको किसको इन्वॉल्व करेंगे ताकि हम बेस्ट वहां पर काम कर पाए, है ना। तो चैप्टर 4, चैप्टर 3 और चैप्टर 2 में रिस्पेक्टिवली डीडीएम में, एसडीएम में और एनडीएमए की बात हम लोगों ने किया। जहां जहां मैंने महत्वपूर्ण बातें करी हैं कि ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में वहां पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो एक और चैप्टर इसमें है जिसे आप चैप्टर 8 कह रहे हैं। ये बात करेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है। ये विकिपीडिया से डेटा लिया गया है, देखिएगा। सेक्शन 42 इसमें देखिए पूरा एड्रेस दिया गया है कि कहां पर कौन से प्लॉट नंबर पर है, बट एड्रेस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। याद रखिएगा कि रोहिणी दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। रोहिणी दिल्ली में इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, NIDM ये नाम है। इसका काम क्या है, यह भारत का एक शिक्षा अनुसंधान है जो क्या करेगा, मुख्य रूप से भारत में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए जिम्मेदार है, यानी कि जो ट्रेनिंग होगी उसके लिए जिम्मेदार है इस, और इनका जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। कहा जा रहा है कि इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1995। इसको शुरुआत में 1995 के एक संसद के अधिनियम के अंतर्गत इसको बनाया गया था, लेकिन बाद में कहा जा रहा है कि इसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो बना 2005 का उसके तहत जोड़ दिया गया, और कहा जा रहा है कि 9 जनवरी 2006 को मंजूरी दे दी गई इसके लिए, यानी कि अब ये जो इंस्टीट्यूट है वो काम करता है इस पर्टिकुलर अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे सेक्शन याद रखना जहां जहां मार्क कर रहा हूं। सेक्शन 44 NDRF। पहली बात आपको बता दें कि NDRF के लिए अलग से कोई
परीक्षा नहीं होती है। जो फोर्सेस हमारे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो स्टेट की पुलिस है, उसमें से हम क्या करते हैं, लोगों को अलग से फोर्सेस पर्सनल को उठा करके उनकी ट्रेनिंग दिलाते हैं और उनको हम गेट रेडी रखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि सेक्शन 44 का क्लास 1 करेक्ट, देयर शैल बी अ कॉन्स्टिट्यूटेड अ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ फॉर द पर्पज ऑफ स्पेशलिस्ट रिस्पांस टू अ थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और डिजास्टर। ठीक है, कई बार इनको आप लोगों ने देखा होगा, ये अलग तरीके का यूनिफॉर्म पहन के और अलग तरीके का जैकेट पहन के फायर के केस में, फ्लड के केस में, फॉरेस्ट फायर के केस में, साइक्लोन के केस में आप काम करते हुए दिखाई देते होंगे, तो उन्हें आप कहते हैं एनडीआरएफ, है ना। चैप्टर 9 में क्या दिया हुआ है, फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट से सेक्शन 46, बस सेक्शन याद रखना और टॉपिक याद रखना, है ना। इसके अलावा यदि बात की जाए, ठीक है, तो कुल जो 11 चैप्टर थे उसमें हमने क्या कहा, जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स थे वो सारी बातें बता दी, जो महत्वपूर्ण सेक्शन थे वो सारी बातें बता दी। अब आपको एक नज़र में वो देख लेना है कि जो महत्वपूर्ण आज तक आपदाएं आई हैं भारत में, वो कौन कौन सी आपदाएं रही हैं और कितने कितने लोग उसमें मारे गए हैं, एक आइडिया रखिएगा। डेट और ईयर याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। गुजरात अर्थक्वेक, डेट इसका पूछा जाता है 26 जनवरी 2001। मैग्नीट्यूड क्या था, 7.6 का था। भुज एरिया में आया था, आपको पता है 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे। बहुत ही खतरनाक तरीके का आपदा था। इसी आपदा ने हमें इस बात के लिए प्रेरित किया कि हमारे पास कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, और उसी के बाद आप देखिए 2005 में एक्ट आता है, समझ रहे हैं। इंडियन ओशियन सुनामी आती है 26 दिसंबर 2004 को। बहुत, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा पेज ही बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको याद रखना, है ना। मैग्नीट्यूड बता रहा है 9.1 to 9.3, डिवास्टेटिंग द कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। किस कोस्ट पर आया था, तमिलनाडु कोस्ट पर, आंध्र प्रदेश कोस्ट पर, अंडमान एंड निकोबार प्रभावित हुआ था। इसी सुनामी में इंदिरा पॉइंट आपका डूब गया था, जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद 2013 का उत्तराखंड का बाढ़, आपको पता है कि क्लाउड बस्ट से आया था ये, और इसने भी भयंकर तबाही मचाई थी, 5700 लोग इसमें लगभग मारे गए थे। ठीक है, कश्मीर की बाढ़ जो 2014 में आई थी, ये भी क्लाउड बस्ट के कारण आई थी। इसी तरीके से चेन्नई की बाढ़ जो रिट्रीटिंग मानसून के कारण आई थी 2015 में, ये भी बहुत डिजास्टरस थी, काफी तबाही मचाई थी इसने। केरला में जो फ्लड आया था 2018 में सीवियर मानसून के कारण, इसने भी बहुत बड़े स्तर पर तबाही मचाई थी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपके सामने ये सारे नेचुरल डिजास्टर थे। भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी, आपको पता है एंथ्रोपोजेनिक थी, इसमें एमआईसी नाम की गैस लीक कर गई थी, जिसको आप कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। कई बार ऐसा होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसने बहुत बड़े स्तर पर तबाही मचाई थी, यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया कंपनी थी, और वहां पर देखने को मिला था। ठीक है, चक्रवातों की यदि बात कर लें तो कुछ चक्रवात हैं जो हमने आपके लिए एग्जाम्पल में दे रखे हैं, आराम से एक बार इनका याद कर लेना, ईयर कौन से हैं। इन चक्रवातों से बहुत बड़ी बड़ी तबाहियां हुई हैं, है ना। जो लास्ट वाले 2-3 हैं वो महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से अम्फान और फैनी ये देख लीजिएगा, और इनका ईयर याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार अपने आप से आप पूछिए कि अब पूछिए कि सर डिजास्टर क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या प्रक्रिया है, उसके लिए अथराइज्ड कौन सी बॉडी है, कौन उसका चेयरपर्सन है, मंत्रालय कौन सा जिम्मेदार है, एनडीआरएफ क्या है, एसडीआरएफ क्या है, ये सब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद भी यदि कोई डाउट आपको क्रिएट होता है तो आप मुझे जरूर बताइए। इतना आपके एमसीक्यू टाइप ऑफ एग्जामिनेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। यदि बात डिस्क्रिप्टिव टाइप की होती है तो यहाँ पर अलग अलग टाइप ऑफ डिजास्टर पर अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जिसके लिए आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएगा। एमसीक्यू टाइप ऑफ एग्जामिनेशन के लिए यह एकमात्र लेक्चर अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। क्या आपको समझ में आया, क्या प्रॉब्लम आई, क्या कैसा लगा, वो मुझे जरूर आप फीडबैक दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।